भाजपा योग दिवस से करेगी कई कार्यक्रमों की शुरुआत। पार्टी ने प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की बनाई टीम। सभी बूथों पर मनाया जाएगा हरेला पर्व। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू। कांग्रेस ने बैठक में बनाई रणनीति। जीत के लिए नहीं छोड़ना चाहती कोई कोर कसर। राज्य में एक बार फिर भू कानून और मूल निवास की लड़ाई होगी शुरू। कांग्रेस का इस आंदोलन को हमेशा रहा समर्थन। सरकार पर लगाया विश्वासघात का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा 21 जून को प्रत्येक मंडल में एक योग शिविर आयोजित करेगी। पार्टी अपने संगठनात्मक कार्यक्रमों की शुरुआत योग दिवस से करेगी। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि जुलाई महीने तक होने वाले कार्यक्रमों के लिए पार्टी ने प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की टीम बना दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट को संयोजक और रमेश चौहान को और विजय भट्ट को सह संयोजक बनाया गया है। सभी मोर्चों और प्रकोष्ठ जिला स्तर पर एक योग शिविर का आयोजन करेंगे। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति दिवस और 6 जुलाई को जयंती पर पार्टी बूथ स्तर पर व्याख्यान और संगोष्ठियों का आयोजन करेगी। पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 23 जून से 16 जुलाई तक हरेला पर्व सभी बूथों पर मनाया जाएगा। देखिए, आगामी सभी कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश स्तरीय एक टीम गठित हो रही है, जिसमें हमारे सारे कार्यक्रम जो हैं वो जिले से लेकर मंडलों तक और मंडलों के सभी बूथों में ये कार्यक्रम रहने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हम 21 जून योगा दिवस से करने जा रहे हैं। उसके बाद 23 को हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का स्मृति दिवस है। 25 को आपातकाल के काले सच से जनता को रूबरू कराएंगे और उसके बाद हमारा 4 महीनों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात का कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। तो सभी बूथों पे ये कार्यक्रम रहने वाले हैं और 25 से लेकर 16 जून तक हम लोग हरेला पर्व मनाएंगे, जिसमें हम एक पेड़ माँ के नाम उसको लगाने जा रहे हैं और प्रत्येक बूथों पे ये सब। लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के लिए यह चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। इस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और उपचुनाव जीतने की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है। महारा ने कहा कि कांग्रेस इन दोनों सीटों को जीतने का काम करेगी। बागेश्वर में जो हमसे चूक हुई, हम जीत के मुहाने तक आगे रह गए। इस बार हम वो कोई गलती नहीं करना चाहते। मुझे खुशी है कि हमने कांग्रेस पृष्ठभूमि के, कांग्रेस की विचारधारा के लोगों को चुनाव में लड़ाया है और वहीं बीजेपी ने दोनों आयातित थे। एक कांग्रेस का भगौड़ा चुनाव लड़ रहा है तो दूसरा दूसरे दल से और दूसरी स्टेट से, मतलब दूसरे राज्य से लाए हुए आदमी को चुनाव बीजेपी लड़ा रही है। ऐसा लगता है बीजेपी के बाद टोटा हो गया है। सांसदों को देखो तो 240 में से 100 से ज़्यादा सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। मंत्रिमंडल में देखो तो आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। और आज जब चुनाव हो रहे हैं तो 2 में से 1 व्यक्ति जो है कांग्रेस का भगोड़ा है। तो बीजेपी के पास लगता है कैडर भी नहीं बचा है, ना उनके पास ऐसे लोग बचे हैं जो चुनाव लड़। लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश में एक बार फिर भू कानून और मूल निवास की लड़ाई छिड़ने जा रही है। भू कानून और मूल निवास की लड़ाई लंबे समय से राज्य में चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि भू कानून और मूल निवास को लेकर राज्य की जनता लगातार आंदोलन कर रही है और कांग्रेस का उन्हें हमेशा समर्थन रहा। शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार ने चुनाव से पूर्व भी जनता से वादा किया था और जनता ने सरकार को समर्थन भी दिया था, लेकिन सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। देखिए, भू कानून को लेकर के राज्य आंदोलनकारी और राज्य की जनता लगातार मुखर रही है और कांग्रेस पार्टी का समर्थन
जो है भू कानून के पक्ष में हमेशा से रहा है। हम तो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि भू कानून की बात आपने चुनाव से पूर्व भी की थी, जनता से वादा भी किया था, जनता ने आपको जो है समर्थन भी दिया था, आपकी सरकार बनाई थी, लेकिन आपने जनता के साथ जो है विश्वासघात करने का काम किया। अभी तक जो है सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया और सख्त से सख्त भू कानून हिमाचल की तर्ज पर शीघ्र उत्तराखंड में बने, ये हमारी मांग रही है। लेकिन भाजपा सरकार लगातार जनता और आंदोलनकारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तर समकालीन आर्ट गैलरी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आर्ट गैलरी की उचित देखरेख न होने पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने संस्कृति विभाग के अधिकारियों को वहां पर साफ सफाई और धरोहरों के संरक्षण करने के निर्देश दिए। सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तर आर्ट गैलरी का उद्देश्य उत्तराखंड के चित्रकारों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच देना है। आज उत्तरा आर्ट गैलरी जो है, ये आर्ट म्यूजियम जो है, इसमें हम आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं जो हमारे सुरेंद्रपाल जोशी जी ने यहाँ डेडिकेट किए हैं। और 2013 का जो त्रासदी हुई थी केदारनाथ की, उसके उपलक्ष्य में ये सब चीज़ें यहाँ बनाई हुई हैं। हेलीकॉप्टर है, उसकी क्रैश जो है वो दिखाया हुआ है, मकान बना हुआ है। तो हम यहाँ बड़े कंसर्न है इस मामले को लेकर के कि यहाँ पर ह्यूमिडिफायर नहीं है, मशीनें लगी नहीं है, जिससे कि यहाँ पर ये जंक लग रहा है और ये हमारी जो करोड़ों की संपत्ति है ये नष्ट होती जा रही है। तो मैं यहाँ सेक्रेटरी साहब को भी लाया हूँ ताकि ये इन चीज़ों को देखें और कार्रवाई करें और मशीनें लगाएं, ह्यूमिडिफायर लगाएं। ये हमारे उत्तराखंड की विरासत है। इसके साथ साथ और भी गैलरी लगी है और हम चाहते हैं कि जो कला विज्ञ हैं और आर्टिस्ट हैं वो भी अपने अपने यहाँ पर कृतियों को रखें और जनता इन कृतियों को। सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल की नेफ्रो प्लस डायलिसिस यूनिट को आवश्यकता के अनुरूप पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी न मिलने से मरीजों की डायलिसिस नहीं हो पा रही है और जिनकी भी हो रही है वह भी आधी अधूरी। नेफ्रो प्लस डायलिसिस यूनिट में 2 दर्जन से अधिक मशीनें हैं और डायलिसिस के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आलम यह है कि पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो पा रही है, जिसके चलते प्रतिदिन करीब 100 मरीजों की डायलिसिस आधी अधूरी ही हो पा रही है। यूनिट के प्रबंधक महेंद्र विश्व का कहना है कि वे जल संस्थान से पानी के टैंकर तो मंगा रहे हैं, लेकिन अस्पताल में वाहनों की भीड़ के चलते टैंकर वाटर टैंक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे यूनिट को पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। बेस हॉस्पिटल में 2 इश्यूज अभी वहाँ पर हैं। एक जो नेफ्रो यूनिट है वहाँ पर, डायलिसिस यूनिट, उसमें पानी का कुछ इश्यू आ रहा था। उसी के रिगार्डिंग हमने जिनके द्वारा ये संचालित की जा रही है और जो वहाँ पीएमएस है और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की है और जो समस्या थी उसका निराकरण कर लिया गया है। प्रतिदिन जो पाइपलाइन से सप्लाई आ रही है उसके अलावा जल संस्थान के माध्यम से उनको टैंकर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं और आगे भी कराए जाते रहे हैं। उनको किसी भी तरह की परेशानी। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर देहरादून नगर निगम द्वारा बनाई गई वेबसाइट में आ रही दिक्कत से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम वेबसाइट की मरम्मत में जुट गई है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि 5 जून से हमारा पोर्टल अपडेट हुआ है, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के साथ कोई व्यक्ति अपना नाम परिवर्तन के लिए भी आवेदन कर सकता है। नाम परिवर्तन के लिए, डेट परिवर्तन के लिए, या फिर जो पुराने मैनुअल बने हुए जन्म प्रमाण पत्र हैं उनको डिजिटाइज करने की जो है फैसिलिटी दी गई है पोर्टल में। और इसी के साथ साथ जो है चूंकि नए आयाम उसमें जोड़े गए हैं, परंतु उसमें ओटीपी का जो एक नया फैक्टर आया है उसमें जो है उसके कारण हमारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उसको हैंडल करने में अभी जो है उसमें कतिपय गति नहीं पकड़ पाए हैं, क्योंकि प्रत्येक एंट्री के बाद जो है उसमें एक ओटीपी आता है, जिसमें जो है वो हमारी जो फिजिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है, जिसके कारण और जो है टाइम जो है उसमें एक सर्टिफिकेट का अपडेट होने में थोड़ा। वन विभाग के खटीमा नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत सालभोजी 1 और 2 अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ काफी लंबे समय से व्यापारी और कुछ लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। एसडीओ वन विभाग संचिता वर्मा के नेतृत्व में यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। खटीमा क्षेत्र के हमारे सालभोजी एरिया में ये काफ़ी समय से ये अतिक्रमण जो है चला आ रहा था और विगत 13 तारीख को भी और इससे पूर्व में भी हमने इसको हटाने के लिए प्रयास किया था।
उन दिन में भी हमने यहाँ पर काफ़ी अतिक्रमण को हटाया था और आज हमारा ये अभियान दोबारा से हमने आज शुरू करा है और आज से आने वाले 3 दिनों तक ये अभियान चलेगा, जहाँ पर हम सालबोझी 1 और 2 क्षेत्रों में इस अतिक्रमण को हटाएंगे। बिल्कुल, हमने सुबह उनके साथ एक बार पहले बैठक करी थी, मुनादी भी हमारे द्वारा इस क्षेत्र में कराई गई थी विगत समय से कई बार, और अभी हमने यही निष्कर्ष निकाला कि हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। आप स्वयं ही इस अतिक्रमण को जितना भी संभव है आप लोग हटाइए और उसके बाद हम जेसीबी मशीन के माध्यम से। कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत और एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा ने अधिकारियों के साथ रक्सिया नाले के आउटफॉल का निरीक्षण किया। एडीबी द्वारा 560 करोड़ की लागत से रक्सिया नाले के आउटफॉल का निर्माण कराया जा रहा है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि प्रेमपुर लोशक्यानी तक आउटफॉल का काम हो रहा है। कार्य की प्रगति और गुणवत्ता पूरी तरह से ठीक है। विधायक वंशीधर भगत ने बरसात से पहले कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बरसात के दिनों में रक्सिया नाला अपने उफान पर रहता है, जिसके चलते उसके आसपास खेतों और लोगों के मकानों में काफी नुकसान होता है। माननीय विधायक कालाढूंगी जी के साथ आज रक्सिया नाला का जो आउटफॉल है प्रेमपुर लोहियानी से टैगोर स्कूल तक का, उसका निरीक्षण किया गया था और वहाँ पर कार्य की प्रगति संतोषजनक है। और साथ ही माननीय विधायक जी द्वारा भी ये निर्देश दिए गए हैं कि बरसात से पूर्व कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। ये लगभग 2 किलोमीटर का नाला है और ये फेज़ 2 है एडीबी का, तो इसकी टोटल कॉस्ट लगभग 560 करोड़ रुपये फेज़ 2 के टोटल बढ़ती है। इसमें जो मेन काम है वो शहरी विकास द्वारा किया जा रहा है और साथ ही टाटा कंसल्टेंसी द्वारा इसको। प्रदेश में धामी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम कर रही है। खासकर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में चिकित्सालयों में सुविधा को बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने बताया कि कई चिकित्सालयों को अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने का काम किया जा रहा है। सुरेश भट्ट ने बताया कि हमारा लक्ष्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराना है। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और त्वरित गति से उपलब्ध हों, सुलभता से उपलब्ध हों, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। जहां लगातार स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार किया जा रहा है और पिछले विगत दिनों में जो भी ऐसे हमारे रिक्त पद थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विशेषकर नर्सिंग के और एनएमओ के, इस प्रकार के जो अलग अलग से पद थे, ऐसे सारे पद भरने की प्रक्रिया शुरू की है बड़ी मात्रा में। किसान सम्मान निधि में नए नियम से किसानों के सम्मान को पलीता लगता नजर आ रहा है। केवाईसी के दौरान कई बुजुर्ग किसानों को इस योजना से बाहर होना पड़ा है क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हो रहा है। कई बुजुर्ग किसानों के फिंगरप्रिंट्स नहीं आ पा रहे हैं, जिससे केवाईसी पूरी नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि उनका अब ये पैसा आना बंद हो गया है। काफ़ी भागदौड़ करने और साथ में पैसा भी खर्च करने के बाद उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। मेरी 11 किस्त आने के बाद बंद हो चुकी है केवाईसी के साथ। अब केवाईसी एक बार करवाने गया था, उन्होंने क्या हो गया, बैंक वालों ने बोला ठीक है, वो मैंने करवा दिया था। फिर मैं गया, जब 16वीं किस्त आई तो फिर मैं गया तो कह रहा है NPCI करवाओ। उसके बाद मेरा टाइम नहीं मिला, नहीं जा पाया। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत दिन हो गए, वो भी करके ले गए थे, केवाईसी करके ले गए थे, तो अभी तक आए नहीं। सम्मान निधि योजना अंतर्गत 1 साल हो गए, आई नहीं, अभी नहीं आया। हम इतना भाग के परेशान हो रहे हैं। 2 बार कागज लगाए हैं, पहले लगाए थे जाफरपुर से बनवा के, इतने पैसे भी खर्च किए तो भी आए नहीं। देखिए, भारत सरकार की जो किसान सम्मान निधि है, देश के किसानों का अपमान की निधि थी। कहाँ सरकार ने कहा कि हम 14 करोड़ किसानों को सम्मान निधि देंगे, और ये 17वीं किस्त आते आते अभी भी 9 करोड़ लोगों का सरकार दावा कर रही है किसान सम्मान निधि देने का। लेकिन उसमें बड़ी गिरावट आई है कि जिस तरह से सरकार ने ये किसानों को जो सम्मान निधि दी उसको भी वापस ले लिया कि वो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, जबकि वो छोटे किसान हैं, 3 और 3.25 एकड़ और 4 एकड़ के किसान के जो होता है। और जिस तरह से केवाईसी के उसके बीच में उलझा दिया है किसान को, जो आम किसान है जिसको अंगूठा लगाने वाला, उसे केवाईसी कैसे अपडेट करेगा,
कैसे उसके पास स्मार्टफोन है कि नहीं है, ये सारी चीजें जो है सरकार सम्मान निधि ना देने का एक जो है रास्ता ढूंढ। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती के शिष्य यतिराम स्वरूपानंद सरस्वती ने 20 जून को हल्द्वानी एसडीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह की चेतावनी दी है। कोटद्वार में मीडिया से मुखातिब होते हुए यतिराम स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि पिछले 1 साल से अपनी कुछ मांगों को लेकर वह सरकार से आग्रह करते चले आ रहे हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण उन्हें आत्मदाह जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उत्तराखंड में जितने भी मस्जिद मजार मदरसे हैं उन्हें तत्काल हटाया जाए और जितने मुसलमान रह रहे हैं उनको भी बाहर किया जाए और बाहर से कोई भी मुसलमान प्रवेश ना करे, उस पर रोक लगाएं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तो हम आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये 1 वर्ष पहले की घोषणा थी, ये तो हमने उनको संज्ञान में लाने के लिए अभी 1 हफ्ते पहले हमने घोषणा की है, लेकिन कोई भी कार्रवाई न होने के कारण मुझे यह निर्णय लेना पड़ा है। जान से मारने की धमकी आने लगी और उल्टा कल मुझे थाने बुलाया गया और पुलिस के द्वारा कहा गया कि आपका फोन जमा किया जाएगा, इसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, आप पर मुकदमा हो चुका है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने शिष्य अपने मित्र के पक्ष में मैंने सिर्फ बयान जारी किया है, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं है। और ऊपर से मुझे ही जान से मारने की धमकियां कभी रुड़की से, कभी देहरादून से और सऊदी अरब से, बांग्लादेश से, पता नहीं कहाँ से मुझे धमकियां आती हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।